वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी हमने इकोनॉमी के 2 चैप्टर कवर किए थे, टाइप ऑफ इकोनॉमी, और दूसरा हमने किया था CRR मतलब क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी किस तरह वर्क करती है। आज हम एक पॉलिटी का चैप्टर कवर करेंगे जो होगा आर्टिकल 368, जिसमें हम कवर करेंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसे होती है। जब कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो क्या वो लोकसभा में आता है या राज्यसभा में आता है। तीसरी चीज़ देखेंगे कि उस पर वोटिंग किस तरह होती है, कितने तरह की मेजोरिटी से वो बिल पास होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि उस प्रोसेस में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है प्रॉपर, उसमें कितने चरण होते हैं। ठीक है, दूसरा उससे रिलेटेड हम कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस देखेंगे, फिर उसके कुछ क्रिटिसिज्म देखेंगे कि उसमें क्या क्या कमियां हमें लगती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पावर्स। जैसा कि हम जानते हैं, संविधान संविधान संशोधन संविधान संशोधन मतलब ये जो संविधान है हमारा, ये एक जीवंत मतलब लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट है। ये वक्त के साथ साथ आगे चलता रहता है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें संशोधन नहीं होते तो जो लिखा गया है वही फाइनल होता। तो संशोधन क्यों जरूरी होते हैं? वक्त वक्त पर हमें पता लगता है कि इसमें कुछ चीजें समय के साथ बदलना जरूरी होती है। पहले इस शब्द को समझेंगे कि संविधान क्या होता है। एक होता है शब्द विधि। विधि मतलब कानून। किस तरह की विधि? CPC हो गई, CRPC हो गई, और भी कोई लॉ हो गया, कानून। CPC सिविल प्रोसीजर कोड, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये कुछ दंड संहिताएं हैं भारत के संविधान के अनुसार। कुछ दंड संहिताएं हैं जिनके अनुसार दंड दिया जाता है कि आपको अगर सजा मिलेगी सिविल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग मिलेगी, CRPC के, जिसे अभी कह दिया गया है BNS, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो अब क्या होता है, इनके अकॉर्डिंग हम कोई कानून देख पाते हैं कि हाँ, इस तरह किसी प्रकार से विधि जो है परिभाषित की गई है। ये है विधियां। ये विधियां जो नागरिकों पर और जो लोग देश में रहते हैं उन पर लागू होती है। ठीक है, ये सेकेंडरी हो गया है। प्राइमरी क्या है? संविधान। कोई भी विधि बनेगी, कोई भी लॉ बनेगा, वो संविधान में कोई नियम अगर उल्लेखित है तो उसका वायलेशन नहीं किया जाए। कि इस यहां जो लिखा हुआ है, या बनी कोई भी विधि क्या नहीं करे, संविधान में लिखित जितना भी कुछ है, संविधान में लिखित जो है उसको वॉयलेट ना करे, उसका उल्लंघन ना करे। मतलब क्या हो गया? संविधान संविधान एक तरह से क्या हो गया? देश की, ये क्या है? इस देश की क्या है? सर्वोच्च विधि है। क्या है? इस देश की सर्वोच्च विधि क्या हो गया? संविधान। राहुल जी हो, मोदी जी हो, कोई भी हो, वो संविधान से ही शक्तियां लेता है, वो संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। ये हमने जाना कि संविधान क्या होता है। ठीक है, अब इसमें संशोधन कैसे होता है ये भी संविधान में उल्लेखित है कि संविधान में संशोधन किस तरह होगा। चलिए कवर करते हैं। देखिए आर्टिकल 368, यहां क्या है? यहां लिखा गया है कि संविधान में संशोधन की क्या प्रक्रिया होगी। संविधान में संशोधन को कौन सा अनुच्छेद शक्ति देता है? अनुच्छेद 368। दूसरी चीज, हु कैन अमेंड। संविधान में संशोधन जो है उसको करने की शक्तियां किसको? संविधान संशोधन को करने की शक्तियां किसके पास हैं? देखिए हमारे यहां संविधान संशोधन की शक्तियां सिर्फ पार्लियामेंट यानी संसद के पास है। किसी भी एग्जीक्यूटिव के पास ये शक्तियां नहीं है। किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास। ओनली द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान संशोधन किसके द्वारा हो सकता है? सिर्फ संसद के द्वारा। संसद में जो लोग बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अच्छा, अगली चीज देखते हैं, सिमिलर टू यूएसए और यूके। हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारा जो संविधान है, कितने तरीके संविधान हो सकते हैं। या तो संविधान हो सकता है कठोर, जिसे कहते हैं रिजिड,
और यह संविधान कैसा हो सकता है? फ्लेक्सिबल। किस तरह का हो सकता है? या तो हो सकता है रिजिड या हो सकता है फ्लेक्सिबल। यूएसए का संविधान कैसा है? रिजिड। रिजिड संविधान होने की एक क्वालिटी क्या होती है कि वह हमेशा क्या होगा? लिखित संविधान होगा। भाई आप किसी चीज को कठोर कब कहेंगे? जब वो कहीं लिखी गई हो कि हाँ ऐसा वहां लिखा हुआ है इसलिए हमें मानना है। तो रिजिडिटी मतलब कठोरपन कहां से होगा? लिखित होगा संविधान। इसीलिए यूएसए के संविधान में अब तक 29 अमेंडमेंट हो पाए हैं। उसका रीजन एक और बता देता हूं। भारत जो यूनिटरी टिल्ट नहीं है, भारत क्वासी फेडरल है। सॉरी, भारत यूनिटरी टिल्ट है और साथ ही क्वासी फेडरल है। यूनिटरी टिल्ट क्या होता है कि मैं एक स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा हुआ हूं, एक साइड मेरे यूनियन है और एक साइड स्टेट्स हैं, तो मैं यूनियन की साइड टिल्ट किया हुआ, मतलब मैं संघ की तरफ झुका हुआ हूं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास शक्तियां किसके पास ज्यादा होंगी? संघ के पास। समझे? क्योंकि हमने स्टेट्स बनाए हैं। अगर हम स्टेट्स बनाते हैं और हम उन्हें ज्यादा शक्तियां दे देंगे तो क्या होगा? स्टेट्स पावरफुल हो जाएंगे, तो वो यूनियन नहीं रहेगा, वो क्या होगा? देश की एकता के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए हम क्या है? यूनिटरी टिल्ट हैं, संघ की तरफ झुके हुए हैं। मैंने कहा यूएसए। अमेरिका क्या है? अमेरिका एक फुल फेडरल कंट्री है। कैसे है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट मतलब यूनियन बना किसका? स्टेट्स का यूनियन बनके क्या बना? अमेरिका बना। तो इसका मतलब यूनियंस मतलब स्टेट्स ने मिलकर अमेरिका का निर्माण किया। और हमने क्या किया है? भारत ने स्टेट्स को कार्व किया है, भारत ने राज्य बनाए हैं। ठीक है, तो यहां पर शक्तियां किसके पास ज्यादा होंगी? स्टेट के पास। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने क्या सोचकर ये संविधान में इस प्रोसेस को रखा होगा? कौन थे हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 368 मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू और दूसरा बी आर अंबेडकर। उन्होंने कुछ सोचकर संविधान की जो संशोधन की प्रक्रियाएं हैं वो इस तरह रखी होंगी कि कहीं यूनिटरी टिल्ट का फोकस हमेशा बना रहे। ठीक है, आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, सीएबी। ध्यान रखिएगा, मैं शॉर्ट टर्म लिखूंगा क्योंकि अगर मैं लॉन्ग टर्म लिखता रहूंगा, लंबी लंबी शब्दावलियों का प्रयोग करूंगा तो आपके लिए टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन कहां पॉसिबल होता है, किस हाउस में होगा। संविधान संशोधन बिल जो है लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो या तो लोकसभा में भी लाया जा सकता है और या राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। कौन इंट्रोड्यूस करवाएगा ये बिल? या तो लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो। कोई मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर भी ये बिल इंट्रोड्यूस करवा सकता है। कहां कहां करवा सकता है? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। दूसरी चीज, एक शब्द लिखूंगा, प्रायर रिकमेंडेशन। प्रायर रिकमेंडेशन मतलब पूर्व सूचना। प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती। कौन करता है प्रायर रिकमेंडेशन? कहां होता है प्रायर रिकमेंडेशन? देखिए, प्रायर रिकमेंडेशन की नीड कहां होती है? मनी बिल में। मनी बिल में कौन करता है? किससे की जाती है? प्रेसिडेंट, हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं उनसे प्रायर रिकमेंडेशन ली जाती है कि क्या हम मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं। पर इस बिल में, संविधान संशोधन प्रक्रिया का जो बिल है उसमें किसी भी तरह की प्रायर रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं होती है। किससे? राष्ट्रपति से। आइए आगे देखते हैं, मेजोरिटी देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि कितनी तरह की मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होता है। कई तरह के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होते हैं। एक ये भी पूरी चीज है, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368। एक स्पेशल मेजोरिटी होती है आर्टिकल अंडर आर्टिकल 61। ठीक है, एक होती है सिंपल मेजोरिटी, एक होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी और एक होती है स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368। पहले समझते हैं सिंपल मेजोरिटी क्या होती है। सिंपल मेजोरिटी होती है मोर देन 50%। कितना? मोर देन 50% ऑफ किसका?
प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग। कौन प्रेजेंट एंड वोटिंग? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स प्रेजेंट हैं और वोटिंग कर रहे हैं उनका कितना? मोर देन 50%। मान लीजिए 300 नंबर ऑफ एमपीज हैं और 200 अवेलेबल हैं, ठीक है, ये हमारी पार्लियामेंट हो गई। यहाँ 200 मेंबर प्रेजेंट हैं तो कितने वोट? 101 वोट एंड योर बिल हैज बीन पास्ड। ये कैसी हो गई? सिंपल मेजोरिटी हो गई। एक होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी। व्हाट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी? मोर देन 50%। किसका मोर देन 50%? ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। मतलब कि अगर लोकसभा में बिल पास हो रहा है तो टोटल मेंबर्स कितने हैं? 300। तो कितने वोट होने चाहिए? 151 वोट एंड योर बिल हैज बीन पास्ड। स्पेशल मेजोरिटी कैटेगरी फॉल करती है जहां वो होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। किसका 2/3? जो लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3। मान लीजिए 200 लोग प्रेजेंट हैं और कितने? 200 लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, और वोटिंग करी तो इसका कितना? 2/3 होना चाहिए। तो आपका बिल क्या हो जाएगा? पास। ये होती है मेजोरिटी कि कितने तरह की मेजोरिटी से बिल पास होता है। चलिए आगे कवर करते हैं। इस चीज को हम कवर करेंगे बाद में। पहले हम क्या समझेंगे? सिंपल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, फिर मॉडरेट एंड फिर रिजिड। चलिए पहले समझते हैं सिंपल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मैं फिर शॉर्ट में लिखूंगा सिंपल क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। किस तरह का होता है सिंपल? किस तरह का होता है सिंपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? जिसमें क्या हो? मोर देन 50% ऑफ, हमने देखा था सिंपल मेजोरिटी कैसी होती है? मोर देन 50% ऑफ कितना? प्रेजेंट एंड वोटिंग। गेटिंग माई पॉइंट? 50% मतलब 200 लोग प्रेजेंट हैं, याद रखना, प्रेजेंट एंड वोटिंग। 200 प्रेजेंट है और उसका मोर देन 50% मतलब 101 वोट हैज बीन कास्ट ऑन दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो क्या होगा? ये रेटिफाई हो जाएगा, ठीक है। एक मेजोरिटी होगी सिंपल मेजोरिटी। दूसरी मेजोरिटी क्या देखी थी हमने? मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैसे पास होता है? देखिए 50% ऑफ किसका? नॉट 50%, मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। याद रखना मैं एक शब्द फिर लिख रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग पार्लियामेंट, आई एम सेइंग हाउस। दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस मोर देन 50%। दूसरी चीज इसको क्या सेटिस्फाई करना चाहिए इस तरह के बिल को? एक मेजोरिटी और चाहिए 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। इस दोनों में से जो भी नंबर हाई होगा, 2/3 इज हाई या फिर मोर देन 50% इज हाई, तो ये मान लीजिए आपका मॉडरेट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हैज बीन पास्ड। गेटिंग माय पॉइंट? दोनों चीजें सेटिस्फाई करनी चाहिए, या तो ये ज्यादा हो नंबर्स में या फिर ये ज्यादा हो। अब देखते हैं अगला, व्हाट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये क्या होता है? किस तरह से सेटिस्फाई होता है? एक तो ये वाला प्रोसेस, ठीक है, दूसरा ये वाला प्रोसेस। ये दोनों तो होने ही चाहिए। उसके साथ इसे कहां भेज दो? पूरे इंडिया भेज दो। पूरे इंडिया मतलब जितने भी हमारे स्टेट्स हैं जहां विधान सभाएं हैं, क्या विधान सभाएं हैं, वहां भेज दो। और उसके भी 50 मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स मतलब 30 हैं, तो अगर 16 स्टेट्स ने इसे पास कर दिया, विधानसभाएं कैसे पास करेंगी इसे? सिंपल मेजॉरिटी से, सिंपल मेजॉरिटी से अगर पास कर दिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, योर बिल हैज बीन रेटिफाइड। क्या क्या चीजें हैं?
एक तो मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, सॉरी मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो गई, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके साथ साथ कहां भेज दिया जाएगा, उन स्टेट्स में जहां विधानसभाएं लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहां भेज दिया जाएगा, और वो क्या करेंगे, उसे सिंपल मेजोरिटी से पास करेंगे। ये 3 तरह के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हैं। सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैसा होगा, मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, लाइक 200 है तो 101 वोट हैज बीन कास्ट एंड योर बिल हैज बीन रेटिफाइड। सेकंड वाज मॉडरेट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, उसमें क्या होगा, मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस क्या 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। तीसरा कौन सा होगा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जिसमें क्या होगा, जो मॉडरेट वाली है वो सेटिस्फाई करे और उसे कहां भेज दिया जाए, सारी विधानसभाओं में भेज दिया जाए, जितने भी स्टेट में विधानसभा है वहां भेजा जाए, और वहां से अगर मोर देन 50% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स ने पास कर दिया किससे, सिंपल मेजोरिटी से, तो क्या हो गया, वो बिल हैज बीन रेटिफाइड एज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। चलिए, इस चीज पे हम जो चीज देख रहे थे, कौन कौन से बिल हैं जो सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हैं। पहला है कोरम डिसाइड करना, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल मतलब ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड जो फिफ्थ शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल कौन सा, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, असम और मेघालय। यहां क्या, इन स्टेट्स में जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है किसका, ट्राइबल एरियाज का, उससे रिलेटेड अगर कोई बिल है तो क्या होगा, सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के तौर पर पास होगा। सिटीजनशिप रिलेटेड जितना भी है वो भी क्या होगा, सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। और फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, मैंने क्या कहा था, वी आर यूनिटरी टिल्ट, हमने स्टेट्स को बनाया है, तो अगर कोई स्टेट नया बनेगा, जैसे तेलंगाना बनाया गया, तो वो कैसे होगा, सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हैज बीन फॉलो, प्रोसेस हैज बीन फॉलोड टू पास आउट द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। गेटिंग माय पॉइंट। मॉडरेट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जिसमें फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, और मैं कहूं तो मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स किस तरह के होते हैं, मॉडरेट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होते हैं। किस तरह के, मॉडरेट टाइप ऑफ अमेंडमेंट बिल होते हैं। तीसरी कैटेगरी जो है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, मतलब कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट हो। फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो, या फिर सेवेंथ शेड्यूल। सेवेंथ शेड्यूल में क्या है, हमारे लिस्ट है, कौन कौन सी लिस्ट, 3 तरह की लिस्ट है हमारे शेड्यूल, सेवेंथ शेड्यूल में कौन कौन सी, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इन तीनों लिस्ट पर अगर कोई कानून या फिर कोई भी अमेंडमेंट होगा तो वो कैसे होगा, रिजिड टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, बिकॉज दीज आर रेटिफाइड एज लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, जिसमें भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट स्टेट के पास हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट यूनियन के पास हैं, और कौन कौन से सब्जेक्ट दोनों के पास हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, 3 तरह की प्रोसेस देखी, सिंपल मेजोरिटी, सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, दूसरा हमने देखा मॉडरेट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, और तीसरा हमने देखा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल किसके अंडर, ट्राइबल एरियाज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके अंडर जाएगा, सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बिल। अगर उसमें कुछ संविधान संशोधन होता है उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो वो कहाँ जाएगा, सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। और दूसरा, 4 स्टेट जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट, उनका कहाँ जाएगा। एक क्वेश्चन उठ सकता है, वो आप कह सकते हो कि मणिपुर नहीं है। देखिए, वो इसलिए नहीं है क्योंकि असम के अंदर ही त्रिपुरा और मणिपुर थे, तो क्या हुआ, जब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब असम टूट के 2 राज्य और बने, त्रिपुरा और मणिपुर, तो क्या हुआ, दोनों किसके अंडर थे, पहले एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में थे, तो उसके बाद क्या हुआ, मणिपुर का जो कंट्रोल है वो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल से बाहर रखा, बाकी त्रिपुरा को 6 शेड्यूल के स्टेट्स में डाल दिया गया है, ठीक है, समझ में आई मेरी बात, एक ही स्टेट के कंट्रोल में था। चलिए, ये हमने समझा। अब हम समझते हैं, एक चीज और समझते हैं इससे पहले, हमने यहां मेजोरिटी तो देख ली, ठीक है, सॉरी, हमने यहां मेजोरिटी तो देख ली कि किस तरह की मेजोरिटी है।
मैं आपसे एक चीज और पूछता हूँ। चलिए मान लीजिए हमने एक प्रोसेस देखा है, अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो उसमें एक प्रोसेस होता है जॉइंट सेशन का। मैंने क्या कहा था, हाउस। मैं फोकस किस चीज पे कर रहा था, मैंने जहां भी मेजोरिटी लिखी वहां क्या लिखा, फिर मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। हाउस लिखा मैंने, मतलब हाउस मतलब लोकसभा और राज्यसभा। मान लीजिए ये बिल यहां से पास हो जाता है, यहां से पास नहीं हो पाता है, या फिर मान लीजिए यहां से पास हो जाता है, यहां से पास नहीं हो पाता है, तो क्या होगा। हमारे संविधान में एक क्या होता है, जॉइंट सेशन होता है, कि चलिए बिल पास नहीं हो रहा है तो जॉइंट सेशन करवा देते हैं, जॉइंट सेशन से बिल पास हो जाएगा। तो क्या होगा, जॉइंट सेशन नहीं होगा, ये प्रोसेस नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने क्या शर्त रखी, वो ये कि अगर संविधान संशोधन किया जा रहा है तो वो कैसा नहीं होना चाहिए, फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती का काम आप संविधान संशोधन में नहीं कर सकते। कौन सी जबरदस्ती, जॉइंट सेशन की, चलो बिठाओ साथ में पास करवा देते हैं। नो, दिस प्रोसेस कैन नॉट बी फॉलोड विद रिगार्ड्स टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जॉइंट सेशन जैसा कोई विचार नहीं है, आपको इंडिविजुअली पास करवाना पड़ेगा। इसीलिए भारतीय संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं, हम देख पाएंगे कि 126 संशोधन जो हुआ था वो 103वां हुआ, 104वां हुआ, बाकी के कहाँ गए, बीच के खत्म, क्योंकि ये नहीं है पॉसिबल, जॉइंट सेशन नहीं है पॉसिबल, इसलिए वो बिल खारिज हो चुके हैं। चलिए अब हम देखते हैं, इसको देखने से पहले हम देखेंगे ये कि इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू आर्टिकल 368, क्योंकि ये हमेशा इससे टकराया जाकर मूल अधिकार से। इसने कहा मैं हूं वो जो फंडामेंटल राइट्स से टकराऊंगा, क्योंकि सरकार को हमने क्या दी है, पावर दी है, हमने ही तो चुन के भेजा है, क्योंकि हम क्या हैं, लोकतंत्र, लोगों से मिलकर बना है ये तंत्र जो हम पर क्या कर रहा है, शासन। तो क्या है, हम लोकतंत्र हैं। हमारे अधिकारों को हनन करने के लिए सरकार क्या करना चाहती है, पॉलिसीज बनाती है। जैसे कि भूमि सुधार कानून जो आया, उसमें क्या हुआ, 31 जो आर्टिकल था वो कहाँ चला गया, 300A, मतलब कि ये एक मूल अधिकार था। क्या था, आर्टिकल 31 मूल अधिकार, ये कहां चला गया, इसे क्या कहेंगे, संवैधानिक अधिकार। क्या हो गया, ये संवैधानिक अधिकार हो गया है, मूल अधिकार नहीं रहा है। अब आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते कि सर सरकार ने हमारी संपत्ति छीन ली, दिस इज नॉट पॉसिबल। जस्टिसिएबल कौन से होते हैं, मूल अधिकार आर जस्टिसिएबल इन द कोर्ट। चलिए देखते हैं कहां कहां हमारा आर्टिकल 368 जो है सुप्रीम कोर्ट के दर्शन करने गया, किसी कोर्ट के दर्शन करने गया। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट एंड स्टेट ऑफ बिहार के केस में 1951 में कहा गया, कोर्ट। दूसरा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, बहुत ही फेमस इंसिडेंट, काफी बार पूछा जाता है, 1967 में। ठीक है, एक बहुत बड़ा और एक और केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड वर्सेस ANR। ये केस कहां गया, ये भी सुप्रीम कोर्ट गया। क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने, संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार, इन सब के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डॉक्ट्राइन दिया, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। कौन सा, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। समझते हैं ये क्या है भाई, हम जैसे कुछ लोग तो नहीं, पर कुछ ज्ञानी लोग, हम तो ज्ञानी है नहीं, तो हम जैसे कुछ लोग नहीं होकर ज्ञानी लोग कहाँ पहुंच गए, कोर्ट पहुंच गए कि सर सरकार हमारा, कि माई बाप सरकार हमारे क्या छीन रही है, अधिकार छीन रही है। कैसे छीन रही है, संपत्ति का अधिकार। केशवानंद भारती जो थे वो संपत्ति के अधिकार को लेकर कहां पहुंच गए, गोलकनाथ जो थे कहां पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट। उनका मालिक, आपने हमें आर्टिकल 31 में क्या दे रखा है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार दे रखा है, और सरकार छीन रही है हमसे। सरकार ने क्या बना दिया, 300A। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हाँ, जहां बात आएगी किसकी, इक्वालिटी की, पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने की, तो वहां क्या किया जाएगा, संविधान में संशोधन किया जाएगा। तो फिर पूछा गया कि साहब संविधान संशोधन जो है क्या वो कानून के दायरे में आता है, क्योंकि लिखा तो ये गया है कि कानून में संशोधन कर सकती है कौन, स्टेट। कौन स्टेट, पार्लियामेंट। तब हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ,
संविधान संशोधन इज ऑल्सो एन लॉ, एक कानून है। कानून के दायरे की परिभाषा दी उसने, और उसने कहा कि सरकार मतलब पार्लियामेंट जो है, कहे तो पार्लियामेंट संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकती है। मेरी बात फिर से सुनना, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, पर वो क्या नहीं कर सकती? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन, मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। मूल ढांचा कैसा कि एक बार एक सरकार ने एक बिल पारित किया था, कौन सा? मैं मूल ढांचे का एक एग्जांपल देता हूं। एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कैसे की जाएगी? एनजेएसी से की जाएगी। ये क्या हो गया? कॉलेजियम को खत्म करने वाला प्रोसेस हो गया। और कॉलेजियम को खत्म करना मतलब संविधान के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की जो स्वाधीनता है, जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि रखा है, उसको क्या हो गया? सरकार अपने अंडर में ले रही थी। कहां से? एनजेएसी से। तो क्या हो गया? ये नल एंड वॉइड हो गया। इसका मतलब संविधान के अंदर जितने भी उसकी बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल जो ढांचा है, उसको कौन सा है? सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर जो है, तीनों अंग जो हैं किसके? संविधान के, सरकार के। कौन कौन से? एक तो हो गई विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सेपरेट रहें, एक दूसरे में इंटरवीन ना करें। ठीक है, तो उसको क्या कहा गया है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन के दायरे में रखा गया। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सर पार्लियामेंट जो है वो संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। और कौन बताएगा ये कि मूल ढांचा क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट बताएगा वक्त वक्त पर। क्योंकि क्या है सुप्रीम कोर्ट? हमारा संविधान का व्याख्या करता है। क्या है? संविधान का व्याख्या करता कौन है? सुप्रीम कोर्ट। आई बात समझ में? तो अब हम जैसे बुद्धिजीवी तो नहीं जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं, जाना भी नहीं चाहिए हमें। क्रिटिसिज्म देखते हैं कि कमियां क्या क्या है। देखिए, स्टेट्स आर नॉट इन्वॉल्व, जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि क्या राज्य इतने क्या नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है संविधान संशोधन की प्रक्रिया में। कहाँ इन्वॉल्व है? सिर्फ एक ही जगह पे, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट बिल है, वहां पर संविधान के अकॉर्डिंग सभी जो क्या है राज्य हैं, वहां क्या भेजा जाएगा? उन बिल को भेजा जाएगा। और मोर देन 50% जो है वो अगर राज्य स्टेट्स उसे पास करके दे देते हैं, किससे? सिंपल मेजॉरिटी से, तो बिल क्या हो जाएगा? बिल हैज बीन रेटिफाइड एज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। दूसरी चीज हमने क्या देखी? प्रेसिडेंट हैज नो पावर। क्यों? क्योंकि प्रायर रिकमेंडेशन नहीं होती। कहां रिकमेंडेशन की नीड होती है? प्रायर प्रेसिडेंट के मनी बिल के टाइम। व्हेन यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस एनी मनी बिल, यू शुड हैव टू प्रायर अचीव प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पूर्व क्या लेनी पड़ती है? अनुमति। ठीक है, तो यहां वो भी नहीं है। दूसरी चीज, ज्वाइंट सेशन नहीं है। मैंने आपको बताया ज्वाइंट सेशन क्यों नहीं है? क्योंकि यू कैन नॉट पास द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल फोर्सफुली, कि आप किसी शक्ति का जो प्रयोग करते हुए उसे पास नहीं करवा सकते। ये क्या है? क्या है ये एक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हम अगर उसे फोर्सफुली पास करवाएंगे तो संविधान संशोधन ज्वाइंट सेशन के थ्रू हो जाएगा। इसीलिए 103, 104 संशोधन हुए, 126, 27 संशोधन के बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं। इसलिए कितने बाकी के बीच के कहाँ गए? क्यों? ये नहीं था। समझे मेरी बात? तो हमने क्या देखा? आर्टिकल 368 के अंडर मेजॉरिटीज देखी, उसकी प्रोसेस देखी, देखा कि ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता। कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए क्या संविधान संशोधन में ज्वाइंट सेशन हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, प्रायर रिकमेंडेशन नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है और एक मिनिस्टर भी कर सकता है। समझे मेरी बात? दिस इज व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो थैंक यू सो मच।